जब तक ये नोट डाउन कर रहे हैं तब तक अपन एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो तुमने उस दिन क्लास में कॉपी नहीं किया था क्या इसको? मतलब है टाइम पूरा हो गया था, चलो कोई बात। तो हम लोग ग्रेचुटी पढ़ रहे थे, पूरे ग्रेचुटी को मैं शॉर्ट में रिकॉल कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर, 5 या 10 मिनट के अंदर। हम जब भी रिटायर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, या जो बच्चे नए हैं वो भी सुने, कुछ तो कम से कम आपको दिमाग में जाएगा। जब कभी भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होते हैं या किसी भी तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन से आप बाहर होते हो, चाहे आपने रिजाइन कर दिया हो, चाहे आपको नौकरी से निकाला गया हो, चाहे आपका रिटायरमेंट हुआ हो, डेथ हो गई हो, या कोई डिसेबलमेंट हो गया। डिसेबलमेंट का मतलब किसी तरह की कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई कि अब आप काम करने लायक नहीं रहे। इन शॉर्ट, यू हैव बीन आउट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने का कारण कुछ भी हो सकता है। ग्रेचुटी एक्ट का सबसे अच्छा फायदा यह है कि यहां आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किस कारण से हो रहे हैं, यह कारण इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे आपका रिटायरमेंट हुआ हो, चाहे आपको नौकरी से निकाला गया हो, चाहे आपको आपने खुद ने छोड़ा हो, डेथ हो गई हो, या डिसेबलमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको एक अमाउंट दिया जाएगा, उसको हम लोग ग्रेचुटी कहते हैं। ये पैसा आपने जो अपनी नौकरी के दौरान इकट्ठा करा वो नहीं है, उसको पीएफ कहा जाता है। यानी हर महीने जो आपकी सैलरी से कटता है, वो जो इकट्ठा हो रहा है उसको पीएफ बोलते हैं, उसको ग्रेचुटी नहीं बोलते। तो पीएफ के अलावा आपको एक अमाउंट और आपका एम्प्लॉयर देगा कि भाई आप चूंकि नौकरी छोड़ के जा रहे हो, अब आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, तो आपके बुढ़ापे के सर्वाइवल के लिए हम आपको इतना रुपया देते हैं। इट्स कॉल्ड एज अ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी एक्ट जो है भारत के सारे एम्प्लॉयर्स को बाउंड करता है कि आपका एम्प्लॉय अगर आपके यहां 5 साल नौकरी कर लेगा, 5 साल नौकरी करना जरूरी है, तो अगर 5 साल नौकरी कर लेता है तो उसके बाद जब भी वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा किन्हीं भी कारणों से, तो उसे आपको ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। देनी तो पड़ेगी, ग्रेचुटी तो आपको देनी पड़ेगी, राइट। यानी ये मैं आपको आज फिर बोल रहा हूं सब बच्चों के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको, ये आपका अधिकार है कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल काम कर लिया, तो जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएं तो उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको एक अमाउंट मिलेगा जिसको हम ग्रेचुटी बोलते हैं, राइट। एक चीज, अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पर एग्जाम रखा गया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम एम्प्लॉय होते हैं तो उसे ग्रेचुटी नहीं देनी, क्योंकि देखो उसकी भी तो बेचारे की मजबूरी है ना। छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सैलरी भी दे, आपको पीएफ भी दे, और ग्रेचुटी कहां से देगा? तो हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 से कम एम्प्लॉय है, उसके ऊपर ग्रेचुटी नहीं लगता, वो ग्रेचुटी नहीं देगा। तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले आप देख लेना कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करें जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय, तो आपको ग्रेचुटी मिलेगा। लेकिन 5 साल नौकरी जरूर करना, अगर 5 साल से कम नौकरी करी तो ग्रेचुटी नहीं मिलती, राइट। दूसरी बात, तीसरी बात, ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिलती है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करता है पर एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पे हमारे यहां स्वीपर आता है जो डेली के 100 रुपये लेके जाता है। हमारा मन होगा तो काम करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। हो सकता है हम उसको एक दिन फोन करके बोलते, बोले 4 दिन दिवाली की छुट्टी रहेगी, होती है ना, दिवाली पे 4-5 दिन छुट्टी होती है, कि 4-5 दिन इंस्टीट्यूट बंद रहेगा, काम पे मत आना। तो भाई साहब, काम पे नहीं आने के पैसे भी नहीं मिलेंगे। पर अगर कोई आपका एम्प्लॉय है, उसको आपने बोला दिवाली की 3 दिन की छुट्टी है, तो क्या पैसे काट लोगे क्या? नहीं, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय है। तो ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिलती है, ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगी जो एम्प्लॉय नहीं है। यानी अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसमें 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, और आप वहां एम्प्लॉय हैं, आप खुद वहां पे एम्प्लॉय हैं, तो 5 साल नौकरी करने के बाद अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे तो आपको ग्रेचुटी मिलेगा। ये हो गई एक बात। ये समरी है बेटा, समझे ना आप। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, बट ये एक ओवरव्यू, जो बच्चे नए हैं उनको एक ओवरव्यू मिले। जैसे वो जब कभी भी सीरियल चलता है तो अगले दिन आपको एक दिन पहले का दिखाते ना पूरा, तो क्या बोलते हैं उसको, रीकैप। तो 2 मिनट के अंदर पूरा रीकैप दिखाते हैं, वैसा ही कि एक आइडिया मिल जाए कि कल क्या हुआ था। हम भी आपको बस ये बता रहे हैं। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगता है वहां 5 साल या उससे ज्यादा काम करेंगे तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर या जब भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे ग्रेचुटी मिलेगी। अब दूसरी बात आती है, ग्रेचुटी मिलेगी कितनी? जितने साल काम करा
उस हर एक साल के बदले 15 दिन की सैलरी जितनी ग्रेचुटी ले लेना। यानी अगर आपने 10 साल नौकरी करी तो हर एक साल के बदले 15 दिन की सैलरी इतनी आपको ग्रेचुटी मिलेगी। यानी मान लीजिए आपकी एक महीने की सैलरी 50,000, तो मोटा मोटी 15 दिन की सैलरी आएगी आपकी 25-26,000। वैसे 26 से डिवाइड करते हैं तो 28-1,000 रुपए आएगी, राइट। यानी 50,000 डिवाइड बाय 26, 30 नहीं 26, 4 संडे होते हैं ना, तो 26 ही दिन काम करते हो, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपकी सैलरी आ गई। मान लीजिए 28,000 उदाहरण के तौर पर, अपन एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जाते। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 10 साल आपने नौकरी करी। 12 साल नौकरी करी होती तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते। 4 साल करी होती तो फिर हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि फिर आपको ग्रेचुटी ही नहीं मिलती, राइट। तो आपने 6 साल नौकरी करी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 साल नौकरी करी, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 साल नौकरी करी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतनी आपको ग्रेचुटी मिलेगी। सिंपल है, आसान। किसी भी हालत में ग्रेचुटी का अमाउंट 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 20 लाख रुपए कम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। तो अगर कल को ये जो हमने अभी अभी कैलकुलेशन करी, ये अमाउंट आ गया 24 लाख रुपया, तो भी कितना मिलेगा? लेकिन अगर ये 16 लाख आया तो फिर 16 ही मिलेगा। हमने 20 मैक्सिमम कहा, मिनिमम नहीं कहा। ग्रेचुटी का अमाउंट बनी 3 लाख रुपए रहा है तो फिर थोड़ी ना 20 लाख देंगे यार। तो फिर क्योंकि फिर तो कोई फर्क ही नहीं रहा। कोई आदमी बेचारा 15, जिसकी पर मंथ सैलरी 1.5 लाख थी उसको भी 20 लाख मिलेगी, जिसकी 15,000 थी उसको भी 20 लाख मिलेगी। ऐसे थोड़ी ना होता है। हमने कहा मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपए। समझ में आ गई बात? तो आप भले ही आईएएस होंगे, आप भले ही महीने की 2.5 लाख रुपए की सैलरी उठाते होंगे, पर भाई साहब ग्रेचुटी तो आपको 20 लाख से ऊपर नहीं मिलने वाली। समझ गए? वैसे भी ये तो फोकट में मिल रही है तुमको। नौकरी करी तब तनख्वाह मिली थी ना, उसके अलावा तुम्हें पीएफ का पैसा मिला ना, उसके अलावा तुम अगर 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारी हो तो तुम्हें पेंशन भी मिलेगी। तो एक ग्रेचुटी तो तुमको एक्स्ट्रा मिल रही थी। अब क्या निचोड़ लोगी क्या बेचारे एम्प्लॉयर को यार? तो इसलिए हमने बोला 20 लाख रुपया। आगे बात समझ में? यहां तक हमने पढ़ा था। अब यहां तक किसी को भी अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है, सर कभी 5 संडे हो तो? ये भी सही है। मान लो फरवरी 29 की हो जाए तो बेटा कोई तो स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा ना। ऐसे तो हर महीने में, हर साल में किसी ना किसी महीने में 5 संडे आ जाते हैं, तो हम लोग जो रेगुलर फीचर है उसके हिसाब से लेंगे ना बेटा। ऐसे थोड़ी ना करते हैं। 4 रेगुलर फीचर 4 है इसलिए, ठीक है। समझ गए क्या? चलिए, अब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आज हमें पढ़नी है वो है एक तो ये 2 नोट। मैंने आपको ये वाला नोट तो पढ़ा ही दिया था, ग्रेचुटी का अमाउंट। ये वाला पढ़ा दिया था क्या? अमाउंट ऑफ वेजेस शैल नॉट इंक्लूड। छोड़ दो, चलो इसको बाद में बताऊंगा, कोई बात, अभी छोड़ दो। अभी हमारे पास एक छोटा सा नीचे पॉइंट है। ये वाला नोट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, और एक बार नहीं कम से कम 4 बार मैंने पढ़ा दिया कि अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, खैर, तो हमने कहा था कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रेचुटी जैसी ही कोई और स्कीम अवेलेबल करा देता है, और उस स्कीम में जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो इस एक्ट में मिलने वाले बेनिफिट से ज्यादा है या बराबर है, तो फिर ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगेगा। बिल्कुल जैसे उदाहरण के तौर पे अभी देखो चुनावी माहौल है। अब राजस्थान सरकार, पता है 2023 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि राजस्थान सरकार ने कोई स्कीम निकाल दी, बोले साहब रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, ऐसी कोई स्कीम निकाल दी राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए, और उसमें मिनिमम अमाउंट कितना कर दिया? 25 लाख। अब आप जिसे ग्रेचुटी बोल रहे हो ग्रेचुटी एक्ट में, उसी को राजस्थान सरकार रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम बोल रही। क्या कोई फर्क पड़ता है क्या इस बात से यार? आपको तो पैसे से मतलब है ना। और उसमें कितना मिल रहा है? 25 लाख। तो कोई ये क्यों ले वो ना ले? तो वही लगेगी ना यार। हमेशा एम्प्लॉय को हायर वाला ही बेनिफिट दोगे ना। एक्ट एम्प्लॉय के लिए बना है तो उसी को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमने पहले ही इस एक्ट में लिख दिया कि अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई और स्कीम बनाई गई है जिसमें दिया जाने वाला बेनिफिट इस स्कीम में दिए जाने वाले बेनिफिट से ज्यादा है, तो वो स्कीम लगाना, ये स्कीम मत लगाना। हमने अपने आप ही मना कर दिया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, कर लो आप। ये एक्ट आपको क्या करता है? एग्जैम्प्ट करता है या अलाउ करता है। आगे बात समझ में? यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके जाऊंगा,
फिर मैं ऊपर लेकर आऊंगा आपको यहां पर। चलो ये पहले ये वाला पढ़ लेते हैं हम लोग। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको 15 दिन की सैलरी मिलेगी। अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो पहले बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो भी, क्योंकि अब हम नया चालू कर रहे हैं। आपने बोला कि ग्रेचुटी आपको मिलेगी 15 दिन की सैलरी के इक्विवेलेंट, यही बोला आपने। यानी आपने जितने साल नौकरी करी उस हर साल के बदले में 15 दिन की जितनी सैलरी आपको मिल जाएगी। 10 साल नौकरी करी तो 10 साल के लिए 15 दिन की सैलरी, तो 15 दिन की सैलरी मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो 15 दिन की सैलरी आप कैलकुलेट कैसे करोगे? जो लास्ट मंथ की सैलरी थी, यानी जिस भी साल में आपने नौकरी करी, ठीक है, जिस भी दिन आप रिटायर हुए उससे पिछले महीने जो भी आपकी सैलरी थी। नहीं घबराओ मत, ऐसे पटाखे फूटते रहते हैं, ऊपर काम चल रहा है, ये साले ऐसे पटक देते हैं, तो टूटेगा नहीं, एकदम मजबूत है। और बाकी टूट गया तो देख लेंगे बाद में। तो जिस भी दिन आप रिटायर हुए, यानी 20 अप्रैल को आप रिटायर हुए फर्ज कीजिए, तो पिछले महीने की आप सैलरी पकड़ लोगे, यानी मार्च की। आप जून में रिटायर हुए तो आप मई की सैलरी पकड़ लेंगे, क्योंकि वही लास्ट मंथ की सैलरी कंप्लीट सैलरी आई हो, ठीक है। उस सैलरी को 26 से डिवाइड कर देना और 15 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ गई आपकी 15 दिन की सैलरी। तो बेसिकली 15 दिन की सैलरी निकालने के लिए हम लास्ट जो आपकी सैलरी होगी उसको पकड़ेंगे। अब देखो, एम्प्लॉय चालाक होता है, खैर इस दुनिया में हर आदमी चालाक है। अब मुझे पता है कि मेरा जून में रिटायरमेंट है, ठीक है, और मुझे यह पता है कि मुझे नौकरी करते हुए 20 साल हो चुके हैं, तो मुझे 20 साल की ग्रेचुटी मिलेगी। और कितनी मिलेगी? जो मेरा रिटायरमेंट कब बोलता, जून बोला था मैंने, कब बोला था? जून। तो मैंने क्या करा, मेरे को पता है मई की जो सैलरी होगी उसको 26 से डिवाइड करके 15 दिन की सैलरी निकालोगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन मई के अंदर जी तोड़ मेहनत करते हैं, और मेरी नौकरी है 9 घंटे की, मैंने 6 घंटे का ओवर टाइम करा पूरे महीने, 6 घंटे का ओवर टाइम। अब 6 घंटे का ओवर टाइम करा तो ओवर टाइम का सैलरी, अच्छा ओवर टाइम की जो वेजेस होती है वो नॉर्मल से डबल मिलती है। यानी अगर नॉर्मल आपको वेजेस मिलती है मान लीजिए 300 रुपया पर आवर, तो ओवर टाइम का कितना मिलेगा? 600 रुपया पर आवर, समझ गए? तो मैंने मई के अंदर ओवर टाइम कर लिया। अब ओवर टाइम करने से मेरी मई की सैलरी बहुत ज्यादा बन गई। वैसे मेरी सैलरी 50,000 है, पर ओवर टाइम करने से मेरी मई की सैलरी बन गई 80,000। मेरे तो भाई साहब मजे हो गए। 80,000 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15, 50 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15 करता तो ये शायद 27-28 हजार रुपए आता। लेकिन 80,000 डिवाइड बाय 26 इंटू 15 करूंगा तो ये आएगा मोटा मोटी 43-44 हजार रुपए। अब देखो, मेरे को सीधा सीधा 17-18 हजार इंटू 20, 3.5 लाख, 3.25 लाख का बेनिफिट हो गया। एम्प्लॉयर का तो नुकसान हो गया ना यार, ये तो गलत बात थी ना। आपको हमने, एक तो हम आपको बेनिफिट दें, एक तो हम आपके बुढ़ापे के लिए सोचे, और उसमें आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा। यदि आपके पिछले महीने की सैलरी, जिसको हम लोग ग्रेचुटी की कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं, में ओवर टाइम वेजेस जुड़ा हुआ है, उसको हटाओ, क्योंकि वो एबनॉर्मल है। ओवर टाइम तो हमेशा नहीं मिलता ना। आप एक बार देखो, एक्ट बनाने वाला व्यक्ति आपके और मेरी तरह नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता। तो जो एक सामान्य आदमी के तौर पे या व्यक्ति के तौर पे आप सोचते, वही वो भी सोचता है। वो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता है। मैं हमेशा लॉ पढ़ाते समय बच्चों को ये बोलता हूं कि अगर कहीं अटक जाओ ना, तो आप एज अ लेमैन सोचो कि अगर आप होते तो क्या करते। क्या यहां पे ओवर टाइम को जोड़ना लॉजिकल था क्या? ये तो सबको दिख रहा था ना इलॉजिकल है। आप ऐसे तो हर एम्प्लॉय ये करेगा, आखिरी महीने में ज्यादा काम कर लेगा और ज्यादा काम करके ग्रेचुटी बहुत सारी ले लेगा। ओवर टाइम को हटाओ। इसी तरीके से बोनस होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट नवंबर में ही हुआ और नवंबर से पहले दिवाली आई, दिवाली पर बोनस मिला होगा। बोनस हमेशा सैलरी के साथ आता है, तो आपकी अक्टूबर की सैलरी ज्यादा आ गई। अब आपने उसके ऊपर क्या निकाल लिया? ग्रेचुटी। अब यार, जो बंदा दिवाली के बाद रिटायर हो रहा है उसके तो मजे हो गए, जो बंदा बाकी टाइम पे रिटायर हो रहा है उसका तो नुकसान हो गया। तो फिर हर आदमी यही चाहेगा ना, बोले साहब नवंबर में रिटायर होऊंगा मैं, तो चाहे आप मुझे 3 महीने की सैलरी मत देना, लेकिन रिटायर में नवंबर में ही होऊंगा, क्योंकि अक्टूबर में बोनस मिलता है। तो ये तो पार्शियलिटी हो गई ना। अब कोई बेचारा जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, सितंबर तक रिटायर हो रहा है, उसकी ग्रेचुटी बन रही है कम। अब देखो, इसकी जब रिटायर हुई तब इसकी भी तनख्वाह 50,000 थी, मेरी भी। दोनों सेम पोजीशन पे काम करते थे, दोनों सेम। इसने भी 20 साल नौकरी करी, मैंने भी 20 साल नौकरी करी। इसने भी
50,000 सैलरी पे रिटायर हुई, मैं भी, लेकिन मैं रिटायर हो गया मई में, ये रिटायर हुई नवंबर में, इसकी ग्रेचुटी बन गई 5 लाख, मेरी बनी 3 लाख। मेरी क्या गलती थी भाई? मुझे क्यों 2 लाख का नुकसान हो? हमने कहा बोनस का अमाउंट हटाओ ग्रेचुटी में से, हटाना पड़ेगा आपको, राइट? बात समझ में आ गई क्या? तीसरा, चलो और चेंज करते हैं, मैं अकाउंट्स मैनेजर हूं, ये सेल्स मैनेजर है, डेजिग्नेशन सेम है, राइट? बस ये सेल्स डिपार्टमेंट में, मैं अकाउंट्स में हूं, तो मैं अकाउंट्स मैनेजर, ये सेल्स मैनेजर। मेरी तनख्वाह है 50,000 फिक्स, इसकी तनख्वाह है 25,000 रुपए प्लस जितना माल ही बेचेगी उसका कमीशन, क्योंकि सेल्स वालों को ऐसे ही मिलता है, हर जगह ऐसे ही होता है। तो वैसे लेकिन हमारा डेजिग्नेशन बराबर है, मेरी सैलरी 50,000, इसकी 25,000 प्लस सेल्स का कमीशन। इसने भी नौकरी उसी दिन ज्वाइन करी जिस दिन मैंने करी, तो दोनों का रिटायरमेंट भी साथ होगा। हम दोनों का रिटायरमेंट है जून 2023। अब भाई साहब मई 2023 में मैडम ने भयंकर मेहनत करी और दिन में 15-15, 20-20 घंटे काम करके माल 5 करोड़, जो हर महीने 1.5 करोड़ का माल बेचा करती थी, इसने उस महीने में 5 करोड़ का माल बेचा, करेक्ट? 5 करोड़ का माल बेचकर जो उसको कमीशन मिला वो ज्यादा मिला, कमीशन ज्यादा मिला तो ग्रेचुटी भी ज्यादा बन गई, तो फिर गलत बात हो गई यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। हमने कहा नहीं, 50,000 50,000 कमीशन का जो अमाउंट आपकी सैलरी में जुड़ा हुआ उसको अलग करो। हम सिर्फ वो चीजें अलग कर रहे हैं जो कि रैकरिंग नहीं होती, यानी जो रेगुलरली आपको नहीं मिलती थी उनको हटाओ। तो बोनस है, कमीशन है, ओवर टाइम है, ये सब चीजें किसी भी इंप्लॉय को हर महीने नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो सबको बराबर नहीं मिलती। तो जो सैलरी आप पकड़ोगे ना ग्रेचुटी के लिए, दैट शुड नॉट इंक्लूड बोनस, कमीशन, ओवर टाइम। आ रही बात समझ में? यहां तो कोई डाउट नहीं। बेसिक सैलरी आपको जोड़नी है, बेसिक सैलरी, तो जो बेसिक इसमें डी है, इस पूरे भारत में हर व्यक्ति, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लेना, मतलब किसी में भी, और आप कोई से भी पोस्ट पर हो, चाहे आप पियोन हो चाहे आप आईएएस हो, सैलरी में 2 कंपोनेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ गए? बेसिक और डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। अभी इनकम टैक्स में आप सैलरी वाला टॉपिक जब पढ़ोगे या पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको समझाएंगे, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं जितना काम का है। डियरनेस अलाउंस को हिंदी बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते का मतलब होता है जिस जगह आप रहते हैं वहां के प्राइस इंडेक्स को देखकर या वहां के महंगाई के स्तर को देखकर आपको एक अमाउंट दिया जाता है जिसे डीए कहा जाता है, ठीक है? यह आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि अभी हो सकता है आप थोड़े से बोर हो रहे हो, पर जिस दिन नौकरी में जाओगे ना तब परखच उड़ जाएंगे। क्योंकि अगर तुमने ये सब ध्यान नहीं दिया ना तो तुम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लोगे जहां ग्रेचुटी नहीं मिलती, या जो आपका एम्प्लॉयर है उसने ग्रेचुटी कैलकुलेट करी और गलत कैलकुलेट कर ली, तुम तो गए ना काम से, नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि मेरी सैलरी बनती कैसे है। तो मान लीजिए ये भी अकाउंट्स मैनेजर है, मैं भी अकाउंट्स मैनेजर हूं, लेकिन मैं रहता हूं जयपुर में और ये रहती है मान लीजिए आगरा में, ओके? तो आगरा और जयपुर की महंगाई बराबर थोड़ी ना है, तो हम दोनों की बेसिक सैलरी बराबर है 16,000 16,000, इसका महंगाई भत्ता है 9,000, मेरा महंगाई भत्ता है 14,000। दोनों सेम पोजीशन पर है, सेम कंपनी में, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी देखो इसकी बेसिक सैलरी मेरी बेसिक सैलरी बराबर है 16,000, पर इसका डीए है 9,000 क्योंकि आगरा में महंगाई कम है। और अगर ये बॉम्बे में होती तो इसको शायद 14,000 की जगह 24,000 में मिल रहा होता, क्योंकि वहां और ज्यादा महंगाई है। आई बात समझ? तो हमें अब लेकिन ये डिफरेंट होता है तो भी आपको बेसिक सैलरी और डीए यानी ग्रेचुटी की कैलकुलेशन के लिए जो वेजेस पकड़ोगे उसमें आपको बेसिक सैलरी एंड डीए दोनों लेने हैं, चाहे डीए डिफर कर रहा है तो भी लेना है यार। अब समझो ना, आप जब ये बॉम्बे में रहती है तो ये बुढ़ापे में भी बॉम्बे में रहेगी ना, तो ग्रेचुटी बॉम्बे के हिसाब से मिलनी चाहिए ना। अभी आपने डीए हटा दिया, क्या बोलकर? तुम दोनों सेम पोजीशन पर हो, तुम्हारा डीए अलग अलग है, हम तो बेसिक सैलरी पे ग्रेचुटी देंगे, ये तो गलत बात है यार। रिटायरमेंट के टाइम पे भी ये बॉम्बे में रहेगी ना, तो ग्रेचुटी बॉम्बे के हिसाब से मिलेगी, तो डीए भी बॉम्बे वाला ही जोड़ा जाएगा ना। मैं जयपुर में रहूंगा तो मेरा डीए भी जयपुर वाला जोड़ा जाएगा ना, तो डीए को इंक्लूड करो, चाहे अलग अलग हो तो भी इंक्लूड करो, राइट? एक होता है पर्क, पर्क मतलब परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स को शॉर्ट में पर्क कहा जाता है, समझ गए? तो परक्यूजिट्स का मतलब है जो आपको बेनिफिट्स एम्प्लॉयर देता है। क्या ना, देखो आप जितने बड़े पोजीशन पे आते जाओगे ना उतने बेनिफिट मिलते जाएंगे, क्योंकि बड़े पोजीशन पर जब आदमी होता है तो उसकी सैलरी होती है ज्यादा, तो भाई साहब उसके एक एक मिनट की कीमत होती है,
समझे आप? आईएएस ऑफिसर को क्यों गाड़ी दी जाती है और गाड़ी के साथ शॉफर, शौहर नहीं, शॉफर, शॉफर समझते हो ना, CHOUFFER, ड्राइवर नहीं शॉफर। ड्राइवर तो सब है, जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर ही है, मैं भी ड्राइवर हूं, आप भी ड्राइवर। जो दूसरों के लिए गाड़ी चलाता है उसको शॉफर बोला जाता है। हम इंडियन में है ना, हम इंडिया में आधे गधे हैं। हम लोग ड्राइवर का मतलब वो ड्राइवर है साला, अबे तू भी ड्राइवर ही है साले। स्टीयरिंग सीट पे जो बैठता है वो सब ड्राइवर ही होते हैं। शॉफर का मतलब होता है जो दूसरों के लिए गाड़ी चलाता है। क्यों देते हो शॉफर आप? घर पे आपने कुक दे रखा है, 4 नौकर दे रखे हैं साफ सफाई करने के लिए, एक पर्सनल असिस्टेंट दे रखा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ है। आपके 1 मिनट की सैलरी है 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया। तो घर से यहां तक गाड़ी चलाने में आपका 15 मिनट आधा घंटा खराब होगा ना, उसकी भी कीमत है। तो तू पीछे बैठ और थोड़ा बहुत काम पीछे बैठे बैठे निपटा ले, क्योंकि गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा है, सॉरी शॉफर चला रहा है। आप पीछे बैठे बैठे 2-4 फाइलें निपटा लोगे, समझे आप? इसलिए गाड़ी दी जाती है, ठीक है? गाड़ी पे दिमाग मत लगा, वो गाड़ी चला लेगा ड्राइवर, तू किस पे दिमाग लगा? काम पे दिमाग लगा है। दोपहर को तेरे को गर्म खाना खाना है, तेरा एक बंदा हमने दे रखा है ना, वो तेरे घर जाके लंच का डिब्बा लेकर आएगा। भाई तू परेशान क्यों हो रहा है? टिफिन वो लगा के देगा प्लेट में, साफ वो करेगा, तू काम पे ध्यान दे, ये जरूरी होता है। छोटा आदमी है, पियोन है, उसको ड्राइवर दे दें? एक पियोन को हम घर पे कुक दे दें? नहीं ना, क्योंकि वो ऐसा कोई काम कर नहीं रहा। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इनको बोलते हैं परक्यूजिट्स। जैसे आपको कंपनी ने गाड़ी दी हुई है, उस गाड़ी में हर महीने आप 15,000 का पेट्रोल फूक रहे हो, ये 15,000 रुपए परक्यूजिट्स की कैटेगरी में आता है। वो जो ड्राइवर आपको दे रखा है ना, जिसकी सैलरी कंपनी देती है, वो ड्राइवर की सैलरी परक्यूजिट्स में आती है, ठीक है? घर पे आपके 2 नौकर लगे हुए हैं, 3 नौकर लगे हुए हैं, ये जो नौकर लगे हुए हैं इनकी सैलरी परक्यूजिट्स में आती है। कंपनी ने आपको बंगलो दे रखा है रहने के लिए, जिसका किराया कंपनी आपसे नहीं ले रही, ये बंगलो परक्यूजिट्स में आता है, राइट? तो ये जो परक्यूजिट्स आपको मिलते हैं ना, ये सब भी आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाता है। अभी आप इनकम टैक्स पढ़ोगे, आज तो नहीं पढ़ोगे, कल पढ़ोगे। इनकम टैक्स में जब सैलरी हेड आएगा और जब उसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं ना कितने रुपए की सैलरी पे टैक्स लगना चाहिए, तो कई लोगों को बड़ा भ्रम होता है। अभी हम आपको, अभी जब आप सीए में बन जाओगे ना, और जैसे सीए में बन जाओगे तो कई लोग तुमसे रिटर्न भरवाने आएंगे, घर वाले, पड़ोसी, अड़ोसी, आसपास के, बाहर के लोग। अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे? उनको हर महीने सैलरी कितनी मिल रही है? 45,000 रुपए, जो उनके अकाउंट में आ रही है ना? वो सीनियर सिटीजन अगर है तो और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जरा समझाना। वो पता है क्या कैलकुलेशन करके लेकर आता है? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका मतलब मेरी ईयरली जो सैलरी है वो हो गई लगभग 5,40,000 रुपए। 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, 40,000 रुपए की इनकम पे 20% टैक्स लगेगा। तो 40,000 इंटू 20, 8,000, उसके ऊपर 10% का सरचार्ज जो भी नहीं लगेगा क्योंकि 10 लाख से कम है, तो 3% का एजुकेशन सेस। तो 8,000 पे 3% निकाल लो और 240 रुपए समथिंग, तो 8,240 मेरा टैक्स बन रहा है। सीएसआ भी रिटर्न भर दो, ये तो पकड़ो 8,240 रुपए टैक्स के, और ये आप जमा करा देना, ये रिटर्न भर के मेरे को दे देना, और वो चला गया भाई साहब। अब उसको समझाना कितना मुश्किल होता है। अब उसकी सैलरी शीट आती है, जो जिसको हम फॉर्म नंबर 16A बोलते हैं, उसके अंदर परक्यूजिट्स की वैल्यू होती है। उस आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि तेरी सैलरी 45,000 नहीं 60,000 रुपए पर मंथ। वो करे पागल हो क्या, आती है अकाउंट में 45,000 है? अरे तो प्रभुदेव, आपकी सैलरी में से हर महीने 5,000 का पीएफ कटता है। सैलरी तुम्हारी 50,000 रुपए, 5,000 का पीएफ कट के तुमको 45 मिलता है। सैलरी तो 50 ही है, और 50 नहीं 55 है, क्योंकि उतने रुपए का पीएफ तुम्हारा एम्प्लॉयर भी जमा कराएगा। तो तुम्हारी सैलरी 50,000, 5,000 पीएफ कटा, 5,000 पीएफ एम्प्लॉयर ने मिलाया, कुल कितना हो गया? 55,000। तो टैक्स 55 पे लगेगा, 45 पे नहीं लगता। प्लस कंपनी ने और बेनिफिट दे रखे हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस दे रखा है कंपनी ने, तुमको रहने के लिए बंगला दे रखा है, क्वार्टर देती है ना कंपनी रहने के लिए, बंगला या क्वार्टर, गाड़ी दे रखी है, वो सब भी तो जुड़ेगा ना। कुल मिलाकर सैलरी हो गई 80,000। अब भाई साहब उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 12 इंटू 8, 9,60,000, उसके ऊपर टैक्स बनेगा 4,60,000 के ऊपर 20% की रेट से लगभग 92,000 का टैक्स। वो तो 8,400 देके चला गया। अब उसको कौन समझाए भाई साहब 92,000 टैक्स है, क्योंकि परक्यूजिट्स भी तो जुड़ते हैं ना, परक्यूजिट्स जोड़ने पड़ेंगे ना, तो वो भी सैलरी में जोड़ेंगे। अब इसका बेनिफिट तुमको कब मिलेगा? अभी तो तुम टैक्स दे रहे हो, ग्रेच्युटी पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिर जब तुमने परक्यूजिट्स को जोड़ के टैक्स लिया ना मेरे से,
तो जब ग्रेचुइटी के लिए सैलरी पकड़ोगे तब भी तो परक्विजिट्स को जोड़ोगे ना। हाँ जोड़ेंगे ना, तो हम कब मना कर रहे हैं, हमने कहा ना आप सैलरी में परक्विजिट्स को जोड़ो। यानी रिटायरमेंट के टाइम पर मुझे इन हैंड मिलता था 1 लाख, और 1 लाख के क्या मिल रहे थे, परक्विजिट्स। तो भाई साहब ग्रेचुइटी के लिए मेरी सैलरी आप पकड़ोगे 2 लाख डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय, समझ में आ गई बात, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। क्या क्या एक्सक्लूड करना है वो मैंने आपको 4 चीजें बता दी, 2 चीजें और एक्सक्लूड कर देना। यदि आपको एचआरए मिलता है, एचआरए क्या होता है बेटा, एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। कंपनी कई बार क्या करती है, आपको रहने के लिए घर दे देती है, कई बार कंपनी के पास घर नहीं होता तो तुम्हें पैसे दे देती है। अगर घर दे दिया रहने के लिए वो कहलाता है परक्विजिट्स। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, अपने फ्लैट बना के रखती है, देखा होगा तुम लोगों ने कई जगह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फ्लैट्स होते हैं, बीएसएनएल वालों के अपने फ्लैट हैं, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वालों के अपने फ्लैट हैं, रेलवे के अपने क्वार्टर, जिसको बोलते हैं क्वार्टर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, वो यही तो होता है। उसमें कंपनी तुमको पैसे नहीं देगी, बोले ये तेरे को क्वार्टर अलॉट कर दिया, जब तक तू नौकरी में रहेगा यहाँ रहे आराम से। तो उस केस में कंपनी तुमको पैसा कुछ नहीं दे रही, वो जो क्वार्टर की वैल्यू है वो तुम्हारी सैलरी में जुड़ जाएगा हर महीने। जैसे मान लीजिए क्वार्टर का रेंट है 3,000 रुपए, कंपनी तुमसे ले नहीं रही, कंपनी ने तुमको अलग से 3,000 रुपए दे दिया एक तरीके से। एक होता है कंपनी के पास कुछ फ्लैट कुछ भी नहीं है, कंपनी ने कहा ये पकड़ हर महीने के 5,000 रुपए, अभी तू जाके किसी भी जगह मकान किराए पे ले, 4,000 का ले, 3,000 का ले, 10,000 का ले, उससे मतलब नहीं, हम तेरे को सैलरी के साथ 5,000, इसको बोलते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा। कोई और भी अलाउंसेस अगर कंपनी आपको दे रही है, कोई भी अलाउंसेस, तो उनको भी सैलरी में नहीं जोड़ना है। घबराना मत, अभी जो बच्चे पहले से है और जो नहीं है, बेटा ये जो टॉपिक आपने अभी अभी पढ़ा, इसमें जो तुमने अंदर पढ़ा है ना, जैसे इनकम टैक्स में तुम सैलरी वाला हेड पढ़ लोगे ना, अभी तुमको 20% क्लियर हुआ है, सैलरी हेड पढ़ते 100% क्लियर हो जाएगा। और जिस समय तुम्हारे सर सैलरी हेड पढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनना अच्छे से, जिस समय तुम्हारे सर सैलरी हेड पढ़ा रहे हो, परक्विजिट्स पढ़ा दे, अलाउंसेस पढ़ा दे, एक बार के लिए इसको दोबारा देख लेना यहां कर, कितना टाइम लगेगा, 15 सेकंड। जैसे ही तुमने इसको ध्यान से देखा, अगले दिन मेरे पास आ जाना 3 क्वेश्चन लेकर, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएंगे, वो आएंगे, मुझे पता है वो कौन से क्वेश्चन आएंगे। एक आगे देखो अभी अभी जी, तो फिर आपका डीए कम हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, ये कम ज्यादा होता रहेगा। एक सवाल दीदी ने यही पूछ लिया, अब तुम पूछोगे 2 सवाल और, लेकिन ध्यान रखना करके आना जरूर। मतलब जैसे सर तुम्हारे को वो पढ़ाते ना बोनस, ये क्या नाम है, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स, तो एक बार इसको देख लेना, बस 10 सेकंड ही लगेंगे। फिर मेरे पास आना अगले दिन, बोले सर आपने ये गलत पढ़ा दिया, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, हमारे को इनकम टैक्स वाले सर ने ये पढ़ाया है। फिर मैं बताऊंगा तुम्हारे को इनकम टैक्स वाले सर ने क्या पढ़ाया, वो गलत था या सही था, या जो मैंने बोला वो गलत है सही, अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि अभी तुम्हें परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ गए। जनरली क्या होता है, जब हम ये टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं तब तक इनकम टैक्स में सैलरी वाला हेड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग, क्योंकि दोनों वहां पे भी सैलरी चालू होता है, यहाँ पे ग्रेचुइटी चालू होता है, हम जब तक यहाँ पहुंचते तब तक वहां पर आ जाता है, तो इसलिए जनरली दिक्कत नहीं आती। बट इस बार शायद आई थिंक थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है वो, इस वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है, वरना अभी तक तो आप वो सवाल मेरे से पूछ चुके होते, ठीक है ना। खैर यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया। अब वापस नीचे चलेंगे, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको पढ़ते समय आप थोड़ा सा दिमाग को स्टेबल रखिएगा, ठीक है ना। इसको पढ़ते समय कोई और चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो आप उसको लिख के रख लें, बीच में नहीं पूछना है, क्योंकि 99.99% तो वो सवाल आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा जब आप उसे कर लोगे। चलिए, बीच में एक विशाल ने सवाल पूछा है, सर बीच में कभी ट्रांसफर हो गया तो फिर ग्रेचुइटी में कौन सा डीए जोड़ा जाएगा। अभी अभी दीदी ने सवाल पूछा है, ये विशाल को आप जानती हैं, सेम ही सवाल पूछा ना, एकदम से एकदम गुस्सा लगा। विशाल भैया आपको जवाब मिल गया मेरे हिसाब से। विशाल, ए विशाल सो गया, विशाल हमारे बीच नहीं रहा अभी अभी, जवाब नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जाने वाले को कौन रोक पाया है, खैर हमारे इंडिया में तो हम आने वालों को भी नहीं रोक पाए। नहीं मिला जवाब, अरे कहां चले गए थे विशाल भैया, अभी दीदी ने सवाल पूछा तो था ये, अगर आपने बीच में ट्रांसफर ले लिया
तो जहां से आप रिटायर हो रहे हैं उस जगह जो आपका डीए था वो लीजिएगा ना। वैसे भी आप मुझे एक बात बताओ, ग्रेचुइटी के लिए सैलरी कौन सी लेते हो आप? आखिरी वाली सैलरी लेते हो ना। तो आखिरी वाली सैलरी तो जहां पर आप रिटायर हुए वहीं की लोगे। नौकरी आपने भोपाल में ज्वाइन करा, पर जब रिटायर हुए तब आप नौकरी कर रहे थे बॉम्बे में। तो बॉम्बे में जो सैलरी मिल रहा है वही लो, उसमें जो डीए बनता है वही लो, है ना। समझ गए क्या विशाल भैया? समझ गए क्या बेटा? जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। यस सर, गुड। अब तुमको कह रहे इसके ऊपर काउंटर सवाल पूछना चाहिए था, तुमने वो नहीं पूछा। नहीं नहीं, वो तो सिंपल है, आखिरी महीने में ट्रांसफर हुए तो भी क्या दिक्कत है? मान लो मैं जून में, तो मैं जून में रिटायर हो रहा हूं और मई तक, जून में ना, अप्रैल तक मैं था उदयपुर में, वहां डीए था 15,000, और मैं मई में ट्रांसफर हो गया बॉम्बे में, डी हो गया 35,000, तो 35,000 पे मिलेगा। हाँ, कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर आपके हाथ में थोड़ी ना होता है कि कभी उछल के यहां कभी उछल के वहां। ये तो ऊपर से ऑर्डर आता है ना भाई। ट्रांसफर एम्प्लॉय अपनी मर्जी से नहीं कराता, हाँ, ऊपर से ऑर्डर आता है। ठीक है, हाँ, ऊपर तक सेटिंग है अपनी तो एक अलग बात है, फिर एक अलग इश्यू है ना, एक चीज। लेकिन सवाल ये नहीं, तुमको पता है क्या पूछना चाहिए था? सर मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द मंथ में अगर ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा? मिड ऑफ द मंथ में, यानी अप्रैल में जून में रिटायर हो तो मई की सैलरी पकड़ेंगे, तो 15 मई को मेरा ट्रांसफर हो गया, अब क्या होगा? तो अब प्रोपोर्शनेटली पकड़ा जाएगा, यानी 15 दिन की सैलरी उदयपुर की और 15 दिन की बॉम्बे की, या जो भी दिन आ रहे हैं, मैंने 15 तारीख बोला, जैसे आप 10 को ट्रांसफर हुए तो 10 तारीख तक की 10 दिन की सैलरी उदयपुर, तो डीए भी उदयपुर वाला। 20 दिन की सैलरी बॉम्बे, तो डीए भी बॉम्बे वाला। ऐसे लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं है। सैलरी शीट आएगी ना, उस सैलरी शीट में सैलरी लिखी होगी, तो कैलकुलेशन तो एम्प्लॉयर करके देगा ना, वो अपने आप आपको करके देगा कैलकुलेशन कि तुम्हारी 10 दिन की सैलरी उदयपुर के हिसाब से, तो उस महीने की जो सैलरी नेट अमाउंट बनकर आ रहा है वो उठा लो ना। सिंपल है, कुछ ज्यादा माथा पच्ची करनी नहीं है। उसमें से खाली ये हटा देना, बोनस कमीशन अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो ये हटा देना, ये नहीं है तो मैटर ही खत्म, वो जो सैलरी है जेट उठा लो, बात कर। ठीक है, ऐसे। चलिए, अब हमारे पास में एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्या टॉपिक था? हमने आपको कहा था पीछे, बेटा आप जो पुराने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा परेशानी आएगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि 5 साल हमें ऐसे चाहिए जिसमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी हो। 5 ऐसे साल हमें चाहिए जिनमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी हो। 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं है, सर्विस 5 साल कंटिन्यू दो ऐसा नहीं है। 5 ऐसे साल होने चाहिए जिनमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी हो, यानी आपने नौकरी करी 9 साल, तो 9 में से कोई भी ऐसे 5 साल, कोई से भी लगातार हो, ये जरूरी नहीं। मैं एक ही बात को 36 बार रिपीट करता हूं, इसलिए मैं करूंगा तो आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरी आदत ये ऐसे कि मैं जब तक मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आ गया तब तक मैं बोलता रहता हूं, राइट। तो 5 साल नहीं चाहिए लगातार, 9 में से कोई से भी 5 साल हो, पर साल वही वाला काउंट करना जिस साल में आपने कंटिन्यूस सर्विस दी हो, यानी जिस साल में आपने कंटिन्यूस सर्विस दी नहीं दी वो काउंट मत करो। अब कैसे पता चले कि किस साल मैंने कंटिन्यूस सर्विस दी, यानी आप कब मानोगे कि मैंने इस साल कंटिन्यूस सर्विस दी? तो उसके लिए हमने एक रूल निकाला, अब यहां से समझना है आपको। एंड कीप योर सेल्फ इन द शूज ऑफ एन एम्प्लॉय, अपने ऊपर रख के देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुमने किसी भी साल इनको छोड़ के बाकी दिन लगातार काम करा है, तो यह मान लिया जाएगा कि तुम कंटिन्यूस सर्विस में हो। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 में से ये छुट्टियां हटा दो, करेक्ट। इनको हटाकर यदि बाकी दिन तुम टाइम से आए हो, टाइम से गए हो, तो यह माना जाएगा कि आप पूरे साल भर कंटिन्यूस सर्विस में थे। साल में 365 दिन होते हैं, कौन कौन से दिन हटा देना? ऑफिशियल हॉलीडे, संडे की छुट्टी रहती है, मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कि संडे की छुट्टी, सैटरडे संडे दोनों है तो फिर दोनों को काउंट करोगे, तो साल में 365 दिन होते हैं। 52 छुट्टी तो ऑफिशियल थी ना, तो उस दिन तो मैं नहीं आऊंगा ना, तो उस दिन अगर मैं नहीं आया तो क्या आप ये बोलोगे कि मैं कंटिन्यूस सर्विस में नहीं हूं? अगर आज मैं संडे को नहीं आया तो आप क्या बोलोगे? कल तू छुट्टी पे था क्या? कल तू छुट्टी पे था, ऐसा काउंट करेंगे क्या? नहीं ना। अरे भाई, संडे इज एन ऑफिशियल लीव, तो छुट्टी तो मिलेगी। तो 52 संडे, उस दिन अगर मैं नहीं आया तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं कंटिन्यूस सर्विस में नहीं था, मैं कंटिन्यूस सर्विस में था, आपने मुझे छुट्टी दी। 52 ही क्यों? होली, दिवाली, राखी, करवा चौथ, ईद
और क्रिसमस और 50 और त्योहार होते हैं, इनकी भी मोटा मोटी 16 से 20 छुट्टियां साल में आती है। मैं एक बार के लिए 18 मान रहा हूं, थोड़ा फिगर जो हमारा वो हो जाएगा ना। तो 52 संडे, 18 छुट्टियां आपने मुझे ऑफिशियली दी, 70 दिन तो मैं नहीं आऊंगा ना। यदि 365 में से मैं 70 दिन नहीं आया तो भी मैं कंटिन्यूस सर्विस में माना चाहूंगा। समझ में आ रही बात? ऐसे बोल लो, 365 में से अगर आप 295 दिन आए तो ये माना जाएगा आप कंटिन्यूस सर्विस में हो। एक ही बात है, 365 में से 295 दिन आए तो ये माना जाएगा आप कंटिन्यूस सर्विस में हो। और अभी देखो बढ़ाते हैं हम लोग, अभी तो हमने ये दो ही लिए। तीसरा क्या है? सिकनेस। पूरे साल में आदमी एक भी दिन बीमार नहीं पड़ेगा क्या? एक आध दो बार आदमी बीमार पड़ता है ना। तो कंपनी इसके बदले में हर महीने आपको सिक लीव देती है, राइट? सिक लीव मिलती है हर महीने, 1.5 या 2, जो भी कंपनी का पॉलिसी है, आप इकट्ठी करते रहो। ऐसा नहीं कि हर महीने 1.5 दिन बीमार पड़ना ही है। कंपनी ने एक तरीका निकाल रखा है कि भाई हर महीने हम आपको 1.5 सिक लीव दे देंगे, यानी पूरे साल में मोटा मोटी आपको 18 दिन की क्या मिल गई? सिक लीव। ये सब मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं। तो पूरे साल में आप कभी भी 18 दिन के लिए बीमार पड़ सकते हो, या 5-5 दिन के लिए, 5-5-5-3, 4-4-4, जैसे भी आपको यूज करनी है, आपकी इच्छा है। तो 18 दिन की छुट्टी आपने मेरे को दी ना, उन 18 दिनों में अगर मैं नौकरी पे नहीं आया तो भी आप ये नहीं मानोगे कि मैं कंटिन्यूस सर्विस में नहीं हूं, यानी आप ये मानोगे कि मैं कंटिन्यूस सर्विस में हूं, क्योंकि वो तो मेरा अधिकार था। ये सारे वो दिन है जिसका पैसा नहीं कटता, ध्यान समझना आप। इन सब का अगर आप मुझे पैसा दे रहे हो तो इसका मतलब आप मुझे सर्विस पे मान रहे हो ना। आज अगर मैं नौकरी में 30 में से 26 दिन आता हूं तो आप मुझे तनख्वाह 26 दिन की दोगे या 30 दिन की दोगे? अगर आपने पूरे महीने में दिवाली की छुट्टी दे दी दो, तो आप मुझे तनख्वाह 24 दिन की दोगे या 30 दिन की दोगे? तो इनके पैसे नहीं कटते। इसी तरीके से एक्सीडेंट, नौकरी के दौरान आपके साथ कोई हादसा हो गया, जैसे फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, अब यार लग गई, किसी के चोट लग गई, तो भाई साहब चोट लग गई तो उस केस में आपके काम करते हुए चोट लगी ना, तो घर पे तो बैठूंगा ही ना यार। होता है, और बड़े बड़े हादसे होते हैं। अपन तो बड़ी अच्छी नौकरी करते हैं, यानी अपन तो क्या टेबल कुर्सी वाली नौकरी करते हैं। जो बेचारे फील्ड में काम करते हैं, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं या जो टेक्निकल लोग होते हैं, तो उनके तो बेचारों के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है ना। अब यार ऑफिशियल काम करते करते किसी व्यक्ति के साथ चोट लग गई और वो 15 दिन या महीने भर के लिए हॉस्पिटल में रह गया, तो उसका आप सैलरी नहीं काट सकते, समझे आप? तो वो जो एक्सीडेंट लीव आपको मिली ना, उस दौरान मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी आपको क्या मानना पड़ेगा कि मैं नौकरी में हूं। समझ गया मेरी बात? तो यदि कोई व्यक्ति साल में 365 में से 52 दिन नहीं आया, क्योंकि आपने 52 दिन की ऑफिशियल लीव दी, 18 दिन नहीं आया क्योंकि 18 दिन की आपने ऑफिशियल लीव दी, राइट, 18 दिन और नहीं आया क्योंकि आपने सिक लीव दी, राइट, 22 दिन और नहीं आया क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। कितने दिन हो गए? 18, 22, 40 और 70, 110 दिन। 365 में से मैं 355 दिन ही आया, 255, तो भी आप मुझे किस में मानोगे? इन वर्किंग मानोगे। यानी आप ये मानोगे कि मैं पूरे साल भर किस में था? सर्विस में था, कंटिन्यूस सर्विस में था। 255 दिन आया ना, अभी तो और बाकी है। एब्सेंट विदाउट लीव, कई बार किसी आदमी की दादी टाइम बोल गई, अब बेचारा दादी को फूकने जाएगा या आपको बैठ के एप्लीकेशन लगाएगा? बताओ मुझे। किसी आदमी की दादी टाइम बोल गई या उसका कोई रिलेटिव मर मरा गया, तो पहले उस आदमी को फूकने जाएगा या पहले छुट्टी, पहले आपको बोले सर एक मिनट मैं जरा छुट्टी ले लूं आपसे? किसी का रिलेटिव बेचारा एक्सीडेंट हो गया तो पहले उसको संभालने जाएगा या ऑफिस में आके पहले लीव के लिए अप्लाई करेगा? तो कई बार हम लोग लीव या एब्सेंट विदाउट लीव भी ले लेते हैं, होता है। आप पैसा काट लो ना भाई, पैसा काट लो आप, पर आप मुझे जॉब में तो मानोगे। आज मैं 10 दिन की छुट्टी पे चला गया, होता है कई बार, भगवान ना करे किसी के साथ भी कोई कैजुअलिटी हो, कोई कैजुअलिटी हो गई, ठीक है ना। कोरोना के टाइम पे नहीं हुआ क्या कितने लोगों के साथ में? बताओ, है ना। कोविड के टाइम पे कितने लोगों के साथ हुआ। अब बेचारा 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए छुट्टी पे चल गया बिना बताए, लीव नहीं ले पाया। लीव में और एब्सेंट में बस इतना सा फर्क है, लीव में आप पहले से बता देते हो, एब्सेंट आपने बताया नहीं। उस 10 दिनों में आप मुझे पैसा मत दो, ठीक है, सैलरी काट लो आप, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हो कि मैं जॉब में ही नहीं था, 10 दिन बाद आ गया था ना मैं। सैलरी काटना एक अलग चीज है। 10 दिन बाद आप उसको बोलोगे नहीं 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 तू तो नौकरी में ही नहीं रहा अब, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। तो एब्सेंट अगर कोई व्यक्ति है उसको भी काउंट किया जाएगा, नहीं उस दिन भी आप सैलरी काट सकते हो, लेकिन आप जॉब में तो माने जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एंड आखिरी, ले ऑफ और स्ट्राइक और लॉकआउट। मान लीजिए क्या, ये 4 महिलाएं जो है बड़ी उद्दंडी महिलाएं हैं,
ये चारों जो है एकदम बड़ी मतलब जो है ना उद्यम बहुत मचाती हैं। अब भाई साहब ये चारों जो है धरना प्रदर्शन करके बैठ गई, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, और फैक्ट्री में लॉकडाउन कर दिया, स्ट्राइक कर दी। हम बेचारे छोटे छोटे वर्कर हैं, हम अंदर जाए तो हमको अंदर नहीं जाने दे रही, हाथों में तलवारें ले रखी हैं, बंदूकें ले रखी हैं और डंडे ले रखे हैं। अब यार मैं अंदर कैसे जाऊं, मुझे बताओ काम करने। तो मैं 4 दिन नहीं जा पाया क्योंकि इन चारों महिलाओं ने अंदर जाने नहीं दिया। तो मेरी गलती है कि 4 दिन इनको नौकरी से बाहर निकालो ना, मेरे को क्यों निकाल रहे हो? मैं तो रोज आ रहा था, रोज सुबह 10 से 5 गेट पे खड़ा था, रोज अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर ये मुझे अंदर, तो तुमसे साला इनको नहीं हटाया जा रहा और हमको नौकरी पे नहीं हो, ऐसा नहीं मान सकते आप। देखो आगे लिखा हुआ है विदाउट एम्प्लॉइज फॉल्ट, यानी कंपनी में लॉकडाउन हुआ, स्ट्राइक हुई या कोई और छुट्टी हुई, इस वजह से एम्प्लॉय ने काम नहीं करा, लेकिन इसमें एम्प्लॉय की गलती नहीं थी। इन सब दिनों को हटा देना। अभी कितने दिन बचे थे? 255। मान लीजिए 255 में से 9 दिन मैंने छुट्टी कर ली, एब्सेंट विदाउट लीव, तो मैं कितने दिन आया? 246 में से भी 3 दिन इन महिलाओं ने अंदर नहीं जाने दिया, तो 242 243। अगर आप 243 दिन ऑफिस आए हो ना, तो हम आपको इन कंटिन्यूस सर्विस मानेंगे। यदि आप 243 दिन से कम आए तो हम आपको फिर इन कंटिन्यूस सर्विस नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? अभी आपको शायद हो सकता है 40% या 70% समझ में आया हो। एक बार आराम से ठंडे दिमाग से इसको पढ़िए, नीचे जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिएगा, या पढ़ भी लो तो कोई बात नहीं, इसको आराम से एक बार 2 मिनट के लिए आप पढ़िए, फिर मुझे बताओ सर इसमें समझ में आया कि नहीं आया। बेटा अनुराग, आपके सवाल का जवाब मैं 2 मिनट बाद दूंगा, पहले एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? बात समझ में आ गई? तो बड़ा आसान है। अब देखो 10 साल आपने नौकरी करी, हमें क्या निकालना है? 5 ऐसे साल जिसमें मैं कंटिन्यूस रहा हूं। पहले साल से कैलकुलेट करना, पहले साल में से इनको हटाने के दे, इनको हटा देना, बाकी दिन अगर आप आए हो तो वो साल कंटिन्यूस सर्विस में माना जाएगा। फिर सेम कैलकुलेशन अगले साल के लिए करना, फिर अगले साल के लिए करना, ऐसा आपको हर साल के लिए करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना, जैसे आपने 2014 में ज्वाइन करा, तो 2014 में इनको हटा देना, ऑफिशियल लीव कितनी है हटा देना, बाकी दिन हट गए। जैसे मान ली 365 में से ये सब मिलाकर 120 दिन है, तो इसका मतलब मुझे 235 दिन आना था, 245 दिन। अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर लो, अगर आप 245 दिन आए हो ना, इसका मतलब इस साल आप कंटिन्यू सर्विस में थे। फिर 2015 में गए, वहां पे मैंने कैलकुलेट करा कि यार इस साल ये सब मिला मिलूकर इस साल कोई ले ऑफ स्ट्राइक नहीं था, मैं एब्सेंट भी नहीं रहा, मैंने लीव भी नहीं ली, एक्सीडेंट भी मेरा नहीं हुआ, सिर्फ सिकनेस था, ऑफिशियल हॉलीडे था। तो सिकनेस एंड ऑफिशियल हॉलीडे मिलाकर कितने थे पूरे साल भर में? 70 थे। तो मतलब मेरे को 365, एक बार 70 की जगह 65 मान लो, 365 माइनस 65, 300 दिन आना चाहिए था। अटेंडेंस रजिस्टर में देख लो मैं 300 दिन आया क्या? अगर 300 दिन आए तो आप कंटिन्यू सर्विस में। मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेगा कैलकुलेट करने में, ये कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है। 10 मिनट मान लो, 2 मिनट नहीं तो चलो 10 मिनट सही, इससे ज्यादा नहीं लगेगा एक साल का कैलकुलेशन करने में आपको। ठीक है, तो ये निकाल लो आप। 5 साल अगर आ रहे हैं भाई साहब, आपको ग्रेचुटी मिलेगी मिलेगी, एम्प्लॉयर को देनी ही पड़ेगी ग्रेचुटी, कोई चॉइस नहीं। समझ गया मेरी बात? एक चीज। अच्छा, अब एक सवाल पूछा अनुराग ने, बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए किसी साल मुझे 18 सिकनेस की लीव मिलती है, लेकिन मैं बीमार नहीं पड़ा, तो नहीं पड़े तो नहीं पड़े, इसमें क्या है, ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है ना। तो क्या अगले साल मेरे को 36 छुट्टियां मिल जाएंगी क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगी। ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं इसको, आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अगले साल हम आपकी सिकनेस लीव कितनी काउंट करेंगे? 36 काउंट करेंगे, राइट। ये एक तरीके, पेड लीव्स, ये सारी पेड लीव्स ही है बेटा। ये जो सिकनेस की लीव है ना, ये पेड लीव ही तो है। ये एक्सीडेंट की लीव है, ये पेड लीव है। पेड लीव का मतलब जिसका पैसा मिलेगा भले ही आप छुट्टी पर हो। ये जो एब्सेंट विदाउट लीव होता है, इसका पैसा नहीं मिलता। एब्सेंट विदाउट लीव, आपने छुट्टी नहीं ली ना, बिना छुट्टी लिए आपने लीव ले ली, और बिना लीव लिए आपने एब्सेंट हो गए, तो इसका पैसा कटेगा सैलरी में से। ठीक है। अच्छा, ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए एक दूसरा तरीका निकाला गया जिसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल आप जब आए तो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, इसको पढ़कर आइएगा। कम से कम पूरा पढ़कर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात, वरना कम से कम ये वाला हिस्सा तो आप पढ़कर आइएगा, 2 ही मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, तो जिससे आपको ये थोड़ा सा लिंक करने में आसानी रहेगी। ठीक है, बस। सर फिर नेक्स्ट ईयर में 240 दिन ना जाओ, पेंडिंग लीव यूज करो। हाँ करो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूस सर्विस में माना जाएगा, माना जाएगा कंटिन्यूस सर्विस में। ठीक है।
चलो